विवाद और समाधान। ये अपने भारतीय राज्य व्यवस्था जो दूसरा प्रश्न पेपर है उसका हिस्सा है। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ अनेक भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले और अलग अलग जातीय समूह के लोग निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। हम एक साझी ज़मीन पर रहते हैं, हमारा एक साझा इतिहास है। हम प्रजातांत्रिक राजनीति के द्वारा एक सूत्र से बंधे हुए हैं। हमें इस विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा के सम्मुख एक मुख्य चुनौती थी कि कैसे इन विविधताओं को शासन की एक सर्वस्वीकृत माला के अंदर पिरोया जाए। एक बड़ी चुनौती थी जिसे संविधान सभा के सदस्यों ने बहुत बड़ी बखूबी से भारतीय संघ में पिरोने का प्रयास किया। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की व्यवस्थाओं को समाहित करती है। उसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। हालांकि भारत में स्थानीय शासन के रूप में इसका एक तीसरा स्तर भी स्थापित हो चुका है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। संघीय लक्षण कुछ देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, पर भारत में एकरी नागरिकता है। विविधताओं से भरे इस देश में लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है जो कि उसके क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है और अपने राष्ट्र से भी। वैसे हम में से भी कोई बिहारी है तो कोई तमिल होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। संघवाद के प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं। संघीय शासन प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद रहती है। संविधान सर्वोच्च होता है और सरकार की शक्तियों का स्रोत भी। सामान्यतः राष्ट्रीय महत्व के विषयों का उत्तरदायित्व संघीय सरकार का रहता है, तो वहीं क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय सरकारें जवाबदेही होती है। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए स्वतंत्र न्याय पालिका अस्तित्व में होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने इस बात पर सहमति थी कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए संघीय शासन प्रणाली ही ठीक रहेगी। उन्हें विविधताओं का ज्ञान था। उनका मानना था कि इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों और भाषाभाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अतः संविधान सभा ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्था को अपनाया। संविधान सभा ने ऐसी सरकार का गठन करने का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। इसीलिए भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए संघीय या केंद्रीय सरकार कह सकते हैं, तो दूसरी ओर प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए राज्य सरकार कह सकते हैं। दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और सूचियों के द्वारा उनकी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। किंतु ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान के किसी अन्य विषय पर शायद ही इतना अधिक वाद विवाद हुआ हो और इतने विरोधी मत व्यक्त किए गए हो जितने मत भारत के संघीय स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित किए गए हैं। भारत में केंद्र राज्यों के बीच अनेक मुद्दों को लेकर तनाव रहे हैं, विवाद के विषय रहे हैं, जिसमें प्रमुख है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र के माध्यम से होती है। इसलिए राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में माना जाता है और इस कारण से केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद होता है। अनुच्छेद 356 को लेकर भी केंद्र और राज्यों के बीच में कई बार महत्वपूर्ण विवाद हुए हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्थाएं आई है और राज्य सरकारों को भंग करने की व्यवस्थाएं भी रही है। और वहीं तीसरी बड़ी शिकायत या तनाव का कारण रहता है राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव होना। और चौथी प्रमुख जो
तनाव का जो कारण है वो है राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती। ये ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र राज्य संबंधों में आए दिन तनाव पैदा करते रहते हैं। अब इन तनावों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका एक समाधान तो यह है कि जो राज्यपाल राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं उस संबंध में मुख्यमंत्रियों से सलाह की जाए, मुख्यमंत्री को स्वीकार्य राज्यपालों की ही नियुक्ति की जाए, तो इस प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा समाधान ये हो सकता है कि अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है वो विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए, और फिर जो केंद्र और राज्य संबंध है उसमें तनाव न हो, इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद को असरकारी मंच बनाए जाने की आवश्यकता है। फिर जो महत्वपूर्ण आवश्यकता वर्तमान समय में देखी जा सकती है वो यह है कि सामरिक विषयों पर केंद्र मजबूत बना रहे, ये जरूरी है। वहीं समवर्ती सूची के विषयों पर अंतर्राज्यीय परिषद निर्णायक मंच के रूप में करें, और राज्यों के मुद्दों पर राज्यों को अधिक शक्ति मिले, तभी केंद्र राज्य संबंधों में सुधार होगा। केंद्र मजबूत हो ये आवश्यक है, लेकिन राज्य भी कमज़ोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आखिरकार दोनों को मिलकर ही देश में संघात्मक शासन व्यवस्था बनती है, और संघात्मकता की सही ढंग से क्रियान्वित हो, इसके लिए दोनों का शक्तिशाली होना और सहकारी होना बहुत आवश्यक है।